Assalamu alaikum, dear students. Dear students, continuing with ORCC program 2.0. In today's lecture, I am going to discuss one more chapter, that is electromagnetic waves, EM waves, right? And in this chapter, as you already know, EM waves is the chapter by Abid sir, lecture number 24, ORCC program 2.0. The first question I would be discussing is displacement current in capacitor. तो बेटा ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। आइए बेटा देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, सच में होती है या ये हमारे लिए एक कंपल्शन है। मैक्सवेल का इसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एम्पियर सर्किट वाला का क्या रोल है। तो बेटा ये सब कुछ आज के लेक्चर में डिस्कस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर। देखिए मैं आपको ब्रीफ जो है थोड़ा सा आइडिया दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरीके से जो है हमारे दिमाग में आया कि ये होनी चाहिए, ऐसी करंट होती है। तो बेटा असल में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप पढ़ते हो एक्चुअली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक क्लोज्ड लूप है, अगर एक क्लोज्ड लूप है और उस लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। सेकंड लॉ कहता है वो बराबर होगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है बेटा फैराडेज लॉ। देखिए मैं कनेक्ट करूंगा, ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट, ये एक आप या इसको सेपरेट जो है पढ़ या समझ नहीं सकते हो जब तक ना आपको नॉलेज होगी बेटा किस कॉन्टेक्स्ट में ये दिया गया, क्या सर्कमस्टेंसेस थी कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो चलिए बेटा इसलिए आप पहले इसको रिमाइंड करिए कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर हमारे पास एक क्लोज्ड लूप है, कंडक्टिंग लूप है, उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है और वो चेंज होगा, तो फैराडे ने कहा कि इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, और अगर इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ इट मींस इसमें चलेगी करंट, क्योंकि बेटा ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज करंट। यू गॉट माय पॉइंट। द क्वेश्चन इज हियर, सर करंट कैसे चलती है। बेटा हम सब जानते हैं करंट चलती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से। जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में मूव करेंगे, आर यू गेटिंग इट, जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बेटा तभी तो करंट बनेगी। द क्वेश्चन हियर इज दैट उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर किस चीज ने मूव करवाया। तो आपके दिमाग में आ सकता है सर क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है यहां पे, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे, बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड है यहां पे। सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आएगा और उस फोर्स से वो एक्सेलरेट कर जाएंगे और एक्सेलरेशन से वो मोशन में आएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनिए, मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज करेक्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, दिस इज करेक्ट, but there is the magnetic force which is responsible for making them to, you can say, move. That's wrong, that's absolutely wrong. The question is why? Because magnetic force on the electrons would be equal to zero. The question is why magnetic force zero? देखिए बेटा इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम थर्मल रैंडम मोशन को अगर हम उसको नेग्लेक्ट करें तो वी कैन ट्रीट कि वो इनिशियली रेस्ट पे है, और मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्जेड पार्टिकल पे जो होता है वो होता है बेटा क्यू वी बी साइन थीटा। तो बेटा यहां पे एक चीज आ रही है v, यानी उस चार्ज के पास वेलोसिटी होनी चाहिए, जबकि हम अभी पढ़ चुके कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रेस्ट पे थे इनिशियली, और इनिशियली इसीलिए करंट नहीं थी, नेट करंट वाज जीरो। द क्वेश्चन इज अब करंट है, मतलब अब ये मूव कर रहे हैं, लेकिन मूव अगर करेंगे इनिशियली दे वर एट रेस्ट, so what was the velocity? Sir, zero. So the magnetic force, although the magnetic field is present, is zero. तो बेटा इसको थोड़ा सा फिर से मैं रिमाइंड करा दूं। देखिए हम कह रहे हैं फैराडेज लॉ पढ़ना है, असल में डिस्प्लेसमेंट करंट आया कहां से, इसके रूट्स कहां है वो समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं फैराडेज लॉ ने कहा कि अगर एक क्लोज लूप होगा उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो बेटा उसमें करंट चलेगी, उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। करंट चलने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आएंगे। हम ये समझने की कोशिश करें उन इलेक्ट्रॉन्स को किसने मूव करवाया, कौन सी ऐसी चीज थी वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए। तो दिमाग में बात आती है सर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है, तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स उन पे आया होगा और जिसकी वजह से वो मूव कर गए। जब मैंने मैग्नेटिक फोर्स देखा वो मुझे मिल गया इक्वल टू जीरो।
सर मैग्नेटिक फील्ड तो है, हां बेटा बी तो है, बट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। तो बेटा फिर कौन सी ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करती है मूव करने के लिए? तो बेटा इस चीज को समझने के लिए यह हमें समझाया बेटा मैक्सवेल ने, यह चीज हमें समझाई मैक्सवेल ने। देखिए मैक्सवेल ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। तो यहां पे है कंट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने एक स्टेटमेंट कहा। स्टेटमेंट यह था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएबल होगा, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, सो दैट मींस ये मैग्नेटिक फील्ड में ले रहा हूं लेकिन वेरिएबल यानी एक फंक्शन है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। सो दैट मींस अगर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो भी वेरिएबल होगा। कहा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करता है एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसको आपको समझना है, यानी जिस जगह पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही प्रेजेंट होगा। आप वहां पे रखें या ना रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा ही होगा। सर वजह हम वही कह रहे हैं कि इंड्यूस होगा बेटा, था नहीं, सॉरी जस्ट 1 सेकेंड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे था नहीं बेटा, बट वो इंड्यूस हुआ, था नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉट देयर, बट वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है ये खुद ही इंड्यूस करेगा बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। और रिवर्स इज आल्सो ट्रू दैट अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये है बेटा मैक्सवेल का स्टेटमेंट। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सवेल, अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग, फॉर प्रोड्यूसिंग वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा हुआ क्या था फिर इस केस में। यहां पे फ्लक्स था, हां सर था, क्या वो कांस्टेंट था या वेरिएबल था? बेटा वो जो फ्लक्स यहां पे था दैट वाज वेरिएबल, द मैग्नेटिक फ्लक्स वाज वेरिएबल। वंस इट्स वेरिएबल व्हाट इट इज गोइंग टू इंड्यूस, इट्स गोइंग टू इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए बेटा इस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स ने, इस वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स ने इंड्यूस पहले किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो आपको दिख रहा है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन असल में इस जगह ये जो आपको लूप दिख रहा है यहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बल्कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो आपने नहीं दिया, ले वो इंड्यूस्ड है बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड ने बनाया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ता है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड उन इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ता है और उन इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाता है QE, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स पे वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाता है बेटा फोर्स। तो एक बार उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आ गया, वो इलेक्ट्रॉन्स बेटा मूव करना स्टार्ट करते हैं जिससे करंट बनती है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बेटा ये इंड्यूस करेगा अगर वेरिएबल है, और एंड वाइस वर्सा, अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएबल है, वो बेटा जन्म देगा, वो इंड्यूस करेगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। वाइस वर्सा इज आल्सो करेक्ट। तो बेटा इस चीज को आप दिमाग में रखिए, ये सबसे बड़ी चीज थी जो मैक्सवेल ने कही, ए वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब मैक्सवेल ने यह बात कही बहुत सारे लोगों के समझ से बाहर था। हाउ कम मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस द वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इसको समझाने के लिए, लोगों में इस बात को बिठाने के लिए कि अगर एक जगह पे सिर्फ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इंड्यूस होगा। और जिस जगह पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जिस जगह पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है उस जगह मैग्नेटिक फील्ड आपको देने की जरूरत नहीं है, वो बेटा खुद ही वहां पे प्रेजेंट होगा। ये किसने समझाया? मैक्सवेल ने। बट लोगों के समझ से बाहर था, लोगों के समझ में आ नहीं रहा था। सो मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और बेटा एक्सपेरिमेंट किसके रिगार्डिंग था? कैपेसिटर के रिगार्डिंग। और पहुंच गए हम अपने क्वेश्चन पे, डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर। यहां पे आप इसको फील करेंगे बेटा क्या था इसका एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मैक्सवेल। सो एक्सपेरिमेंट by Maxwell।
क्या समझाने के लिए? लोगों को यह समझाने के लिए कि जहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड वाइस वर्सा। यह समझाने के लिए बेटा मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैक्सवेल ने एक अनचार्जड कैपेसिटर लिया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ वाया एक की के थ्रू। मैक्सवेल ने कहा कि जैसे हम की क्लोज करेंगे बताओ क्या होगा? तो लोगों ने आंसर दिया, चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनिशियली ये अनचार्जड था, कोई चार्जिंग नहीं थी, तो लोगों ने कहा चार्जिंग स्टार्ट होगी। गुड बेटा, ये हायर पोटेंशियल वाला प्लेट है, ये लोअर पोटेंशियल वाला प्लेट है। ये वाला जो आप कह सकते हो प्लेट ऑफ द कैपेसिटर है, ये आपने हायर पोटेंशियल साइड ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ दिया, सो दैट मीन्स ये भी हायर पोटेंशियल पे आएगा। ये वाला कैपेसिटर का प्लेट लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ा है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे आ जाएगा। कैसे आएगा? बहुत आसान, यहां से इसको आना है हायर पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन्स ड्रेन हो जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जिसकी वजह से इस कैपेसिटर पे पॉजिटिव चार्ज बिल्ड अप होना स्टार्ट होगा। आ गया ना हायर पोटेंशियल पे। सिमिलरली यही इलेक्ट्रॉन्स यहां से वापस इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां डिपॉजिट होंगे, तो बताइए इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहां तक तो सब सही है। लोगों ने कहा ये तो हमें वैसे भी पता है, तो कैसे समझाओगे आपके वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से? तो मैक्सवेल ने कहा अब एक चीज बताओ प्लेट्स के बीच में क्या है? क्या कोई फील्ड प्रेजेंट है? लोगों ने सोचा समझा, कहा हां इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, क्योंकि यहां हायर पोटेंशियल है, यहां लोअर पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने पढ़ाया हुआ है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लोगों ने कहा हां क्योंकि हायर पोटेंशियल लोअर है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैक्सवेल ने क्वेश्चन किया, बोला बताओ क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड है? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है? लोगों ने कहा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता। मैक्सवेल ने कहा क्यों कहते हो ये नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड? तो बेटा लोगों ने पुट फॉरवर्ड किया एम्पियर सर्किचुअल लॉ व्हिच स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेटा परसों का ही लेक्चर है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I द नेट करंट। लोगों ने कहा देखिए बीच में वैक्यूम है, तो कोई चार्ज चल नहीं रहा। अगर बीच में कोई चार्ज नहीं चल रहा है मतलब करंट जीरो है, अगर करंट जीरो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। एम्पियर सर्किचुअल लॉ, करंट बीच में नहीं है बेटा, इट इज वैक्यूम। चार्ज किस में चलता है? चार्ज कंडक्टर में चलता है, बीच में तो वैक्यूम है, तो बीच में कोई चार्ज नहीं चल रहा है। हां नहीं चल रहा है, चार्ज नहीं चल रहा है मतलब करंट नहीं है, आई जीरो है। अगर आई जीरो है तो बेटा बी जीरो है। यहां पे मैक्सवेल ने उनको जो है सरप्राइज किया, उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, कंपास को लाइए और प्लेट्स के बीच में उसको रख दीजिए। जैसे ही एक कंपास यू अंडरस्टैंड, जो मैग्नेटिक फील्ड जिस पे जब आता है तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है। कंपास जब इंट्रोड्यूस किया गया, सरप्राइजिंगली कंपास की नीडल ने बेटा डिफ्लेक्शन दिखाई। कंपास की नीडल कब डिफ्लेक्शन दिखाएगी? जब बेटा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब ये था ना कि इन प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था, तो सब परेशान हो गए। हमें तो ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम्पियर बी हमें सपोर्ट करता है, एम्पियर बी कहता है कि बी वहां पे नहीं होना चाहिए, बट कंपास जो है वो तो दिखा रहा है कि वहां मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पे मैक्सवेल ने समझाया, बोला ये लॉ जो है, ये जो लॉ है गलत भी नहीं है लेकिन यूनिवर्सल भी नहीं है, गलत भी नहीं है लेकिन यूनिवर्सल भी नहीं है। तो इसी बात पे आज हम बेटा डिस्कस करेंगे, ये लॉ कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है, मैक्सवेल ने कैसे इसको बाद में फिर ठीक किया। देखिए यहां पे मैक्सवेल ने कहा, बोला ध्यान से सुनिए, बोला इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में है, बताओ इनिशियली चार्ज कितना था? लोगों ने कहा जीरो। जब ये आपने कैपेसिटर लाया, इनिशियली हाउ मच वाज द चार्ज ऑन इट? इट वाज जीरो। कहा जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ तो चार्जिंग हुई। बोला हाँ, बोला एकदम से और इट विल टेक सम टाइम, बोला चार्जिंग होने में टाइम लगेगा। सो बोला जो बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एकदम से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं बनेगा, इट विल टेक सम टाइम टू बी मैक्सिमम, यानी E इज इक्वल सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इज करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सिग्मा हुआ Q बाई ए, बोला जो वो Q है वो तो Q तो चेंज हो रहा है ना, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इट इज वेरिएबल, बिकॉज इनिशियली चार्ज पूरा का पूरा नहीं आ जाएगा। जैसे आप की को क्लोज करोगे, चार्जिंग होने में इट विल टेक सम टाइम। बोला चार्ज जो है वो बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता से चार्ज इन प्लेट्स पे आ रहा है,
दैट मीन्स एकदम से चार्जिंग कंप्लीट नहीं होगी। लोगों ने कहा हाँ सही है। बोला तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ? तो लोगों ने कहा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिया। सी it is q divided by a into epsilon naught. So what is q? The charge. सारा चार्ज एकदम से इस पे नहीं आ गया, it will take some time. चार्ज बदल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है। बोला व्हाट इज द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? लोगों ने कहा वेरिएबल है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोला मैंने क्या कहा था? तो वैसे मैंने नहीं, मैक्सवेल ने क्या कहा था? यू गॉट माय पॉइंट। तो मैक्सवेल ने कहा था, बेटा हम पहले ही जानते हैं, मैक्सवेल ने कहा था ए वेरिएबल, मैंने स्टेट में लिखा हुआ है, A variable magnetic field, जहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंड्यूस करेगा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को, एंड वाइस वर्सा। अगर किसी जगह पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो जन्म देगा बेटा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को। बोला अब तो मानो कि जिस जगह पे एक फील्ड वेरी करता है दूसरे फील्ड को आपको लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही इंड्यूस हो जाता है। लोगों ने कहा हाँ ये बात तो सही है कि अब लोगों के समझ में आ गया था कि स्पेस में अगर एक ही फील्ड है, दो नहीं एक ही है, लेकिन वो वेरिएबल है तो दूसरा खुद ही बनेगा। तो इस बात को आप दिमाग में बिठाइए। मैक्सवेल की ये लाइन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, a variable magnetic field induces variable electric field and vice versa, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। बोला ये वही वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जन्म देता है, जो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को। लोगों ने कहा हाँ अब समझ में आ गया कि बीच में अब न सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये वेरिएबल है तो वहां पे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, इंड्यूस हुआ। अब समझ में आ गया था कि बीच में दो अब फील्ड्स प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। अब क्वेश्चन करेंगे, सर हमारा क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? वो करंट जो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में प्रेजेंट है, उस करंट का नाम है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। द क्वेश्चन इज सर ये कौन सी करंट होती है? बेटा इसको फील करिए, डिस्प्लेसमेंट करंट नॉर्मल कन्वेंशनल करंट नहीं है। ये नॉर्मल कन्वेंशनल करंट नहीं है जो आप जानते हो, वो करंट नहीं है। फिर ये कौन सी करंट? आइए समझते हैं। जो हम करंट जानते हैं वो होती है कंडक्शन करंट। दैट्स कंडक्शन करंट। व्हाट्स कंडक्शन करंट? कंडक्शन करंट इज बिकॉज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करेगा तब जो करंट फ्लो करेगी वो कंडक्शन करंट है। The question is then what is a displacement current? डिस्प्लेसमेंट करंट चार्ज के चलने से नहीं है, चार्ज के चलने की वजह से नहीं है। सर फिर ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट करंट एक कंपल्शन है। याद रखिए एक कंपल्शन है। सर क्या कंपल्शन है ये बताइए। क्या नीड है हमें ये बताने की क्या प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट है? व्हाट इज द कंपल्शन? That in between the parallel plates there is the current and that current is displacement current. बेटा आपने मुझसे, मेरे पास ही जो है प्रीवियस जो हमारा ORCC का प्रोग्राम जब चल रहा था, एक चैप्टर मैंने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और तब हमने ये कहा था ऑरेस्टेड और बायोट-सैवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, वो सब इस फेवर में थे कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, एक कंडक्टर में करंट चलेगी, करंट के चलने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। ये तो आपके दिमाग में है ना। आज देखो बेटा, आप कहते हो प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर से आता है, करंट की वजह से आता है, तो हमें ये जो है समझना पड़ा कि हम एज्यूम करेंगे कि बीच में एक करंट चलती है जिसका नाम है क्यों डिस्प्लेसमेंट करंट। हमने क्यों उसको कंडक्शन करंट नहीं बोला? बेटा कंडक्शन इसलिए नहीं बोला क्योंकि कंडक्शन होती है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और प्लेट्स के बीच में चार्ज नहीं चलता है। तो हमने बेटा कंसिडर किया, एज्यूम किया कि बीच में एक करंट चलती है, उसका नाम रखा बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि एक हमारे लिए मजबूरी थी, कंपल्शन थी, क्योंकि फील्ड तो था, मैग्नेटिक फील्ड तो था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट से। तो हमने कहा बीच में एक करंट फिर है, उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है मतलब वहां पे करंट है, और उस करंट का नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, बिकॉज दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द चार्ज।
दूसरी मजबूरी, दूसरी कंपल्शन कि हमें एज्यूम करना पड़ा कि बीच में करंट है। एक तो ये मजबूरी है, मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड करंट से बनता है, तो बेटा हमने कहा बीच में फिर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी जिसकी वजह से ये बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। दूसरी कंपल्शन, दूसरी मजबूरी थी, दैट वाज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। आपको पता होनी चाहिए बेटा, किरचॉफ ने दो लॉ दिए, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अब आपको पता होना चाहिए कि किरचॉफ कहता है करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में चलती है, करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में चलती है। जरा मुझे बताइए बेटा, यहां से करंट चल रही है, हां सर, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं तो करंट ऐसे चल रही है। मैं अगर पूछूं कौन सी करंट, आप बोलेंगे कंडक्शन करंट। अब मुझे बताइए प्लेट्स के बीच में करंट प्रेजेंट है, अभी तक आप कहते थे नहीं सर चार्ज तो चल नहीं रहे तो करंट है ही नहीं। सो बेटा यहां से करंट है, हां सर यहां से है, तो ये कहां लूप कंप्लीट हुआ बेटा। अगर हम यहां से करंट चलाते हैं, बीच में कहते हैं करंट नहीं है, फिर कहते हैं यहां से करंट बेटा, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि हम कहते हैं करंट चल रही है लेकिन बीच में प्लेट्स के बीच में करंट नहीं है, जबकि किरचॉफ कहता है करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ पे चलती है। तो बेटा हमें इसीलिए बीच में एज्यूम करना पड़ा, मानना पड़ा कि करंट चलेगी, उस करंट का नाम कंडक्शन करंट नहीं रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट रखेंगे, उस करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट रखेंगे, ताकि अब हम ये कहें देखिए क्लोज्ड लूप बन गया, करंट हर जगह प्रेजेंट है और बेटा करंट एक क्लोज्ड पाथ में चल रही है, यहां पे कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो बेटा दो कंपल्शंस थे हमारे लिए कि हम प्लेट्स के बीच में एज्यूम करें एक करंट जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, चार्ज के फ्लो की वजह से नहीं था, बल्कि एक कंपल्शन थी, एक मजबूरी थी, क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड था और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है करंट से, तो हमने एज्यूम किया बीच में एक करंट है जिसका नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। और दूसरी कंपल्शन थी किरचॉफ्स लॉज जो कहते हैं करंट हमेशा चलती है क्लोज्ड पाथ में, क्लोज्ड पाथ में। अगर आप कहते हैं यहां से यहां तक करंट चली, कंडक्शन डन, व्हाट अबाउट दिस पोर्शन, अगर आप कहेंगे वहां पे करंट ही नहीं है तो आप वायलेट करो बेटा किरचॉफ्स लॉज को जो कहते हैं करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में चल रही है। सो द कंपल्शन फॉर वी people is that we have to assume that there's a current, there exists a current between the plates known as displacement current. I think मैंने justify किया जो हमारा क्वेश्चन था, the question was डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर। तो आपको आई थिंक पूरी बात समझ में आई होगी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करंट का जो एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में कि क्या होती है, आज आई थिंक आपको समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ नहीं है बेटा, ये सिंपली एक कंपल्शन है, एक मजबूरी है हमारे लिए बेटा। जैसे हम कहते हैं फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, आप कहते हैं फ्रिक्शन को कम करो तो मशीन्स में वियर एंड टियर कम होगा, लेकिन अगर आप इसको जीरो ही कर दोगे आपको पता है बेटा सारा सब कुछ जो वो फेल हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो बेटा रखना भी है लेकिन कम करना है। इट गोज लाइक दैट कि आपके प्लेट्स हैं, यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, कैपेसिटर है आपके पास, यू गॉट माई पॉइंट। आप कहते हो बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, डन, मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट से, तो करंट तो वहां पे है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज कोई फ्लो नहीं कर रहा है, तो कंपल्शन बन गई कि करंट को एज्यूम करो वहां पे। तो आपके पास दाएं कुआं बाएं खाई थी बेटा, आप कहीं जा नहीं सकते थे, दैट्स व्हाई आपने एक रास्ता चुना कि कंडक्शन करंट वहां पे नहीं है, वहां पे एक करंट है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये कि करंट हमेशा क्लोज्ड पाथ में चलती है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ, दैट्स व्हाई आपने कहा बीच में करंट रखना जरूरी है। अब बेटा दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट करंट, इन चीजों को आप हमेशा याद रखेंगे। व्हेन इट कम्स टू डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ये कब होती है, ये कब नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पे एग्जिस्ट करेगी जहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की सर्कमस्टेंस हो। स्पेस में वो जगह जहां पे या तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे अराइज करेगी ये करंट, नाम है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। दूसरी बड़ी बात देखिए, प्लेट्स के बीच में जब चार्जिंग हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो बेटा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड खुद बनेगा, तो बीच में प्रेजेंट है बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट। बताइए इन कंडक्टर्स में कौन सी करंट है, सर कंडक्शन करंट। याद रखिए कि कंडक्शन करंट अगर 2 एम्पियर है तो डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नीट्यूड में 2 एम्पियर ही होगी। याद रखिए, इससे यह समझ में आया क्यों करंट हमेशा एक क्लोज्ड पाथ में चलेगी, कोई करंट इस लूप से बाहर जा नहीं रहे बेटा, इट्स अ क्लोज्ड लूप, इट्स अ सिंगल क्लोज्ड लूप, दैट मींस जितनी कंडक्शन करंट उतनी डिस्प्लेसमेंट। तो दूसरा पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कंडक्शन करंट। ये दो पॉइंट्स समझना बहुत आसान है। अब जो मैं मेन पॉइंट्स बोलने जा रहा हूं वो बेटा दिमाग में रखिए। मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये ORCC है,
It is revision. It is revision. It is not the syllabus completion. It is not here that I am now going to teach you something surprising and JEE or advanced level. Nothing like that. It is simply how you are going to, you can say, survive in JK board exam. That's it. Survival के लिए ये वो चीज है बेटा, इसको बोलते हैं मेडिकल एड की तरह ये काम करेगा आपके लिए कि अगर आपका मिस हुआ है, आपके मतलब उतनी अच्छी प्रेपरेशन नहीं है, पढ़ा हुआ है बट अभी आप जो है टेंस हो कि क्या करें, पता नहीं कैसा एग्जाम होगा, तो आपके रेस्क्यू के लिए हम यहां पे आए हैं और आपको वो क्वेश्चंस दिखा रहे हैं जिनमें मैक्सिमम, जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यू गॉट इट? आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, जब हम इसको पढ़ाते हैं एंट्रेंस में तो वहां पे अलग एक दुनिया, अलग एक चीज होती है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बेटा करवानी पड़ती है, ये अलग एक लेवल तक जाता है। तो अभी रिवीजन कोर्स चल रहा है, अब जितना मैं बोल रहा हूं उतना इस टाइम याद रख लीजिए। चलिए बेटा, अब जो मेन बात मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। वो ये बात है कि सर्किट में एट अ पॉइंट अगर कंडक्शन करंट है, किसी जगह पे कंडक्शन करंट चल रही है, किसी पॉइंट के थ्रू कंडक्शन करंट जा रही है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी। अगर किसी जगह किसी पॉइंट से फ्लो कर रही है कंडक्शन, वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, और वाइस वर्सा अगर किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट करंट प्रेजेंट है किसी जगह पे, वहां पे उस टाइम कंडक्शन नहीं होगी। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन मैं आपको समझा दूं ये कितना आसान है बेटा, ध्यान से सुनिए। बताइए इस कंडक्टर में, इस जगह में एक पॉइंट लेता हूं, बताइए इस पॉइंट को जो क्रॉस कर रही है करंट वो कौन सी है? सर कंडक्शन करंट। तो इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट इस पॉइंट पे नहीं है। अच्छा, इस जगह पे एक पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट पे क्रॉस कौन सा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कौन सी करंट क्रॉस कर रही है? सर डिस्प्लेसमेंट। बेटा इस पॉइंट के थ्रू कंडक्शन इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो जहां पे डिस्प्लेसमेंट है वहां कंडक्शन नहीं है, और जहां कंडक्शन है उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ऑल्दो पूरे लूप में, पूरे इस सर्किट में दोनों प्रेजेंट है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर पोजीशन दोनों करंट्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं करती। तीसरा एक पॉइंट, रादर फोर्थ पॉइंट, ये जो आप कंडक्शन करंट बात करते हैं, आप कहते हैं dq by dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन अगर हम बात करें बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट की, ऑल्दो मैग्नीट्यूड में इसके बराबर होता है, जो मैंने पहले ही लिख दिया यहां पे ये है, बट इसकी अपनी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट d phi e by dt। ये बेटा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट करंट की। डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, उससे इंड्यूस होता है बाद में मैग्नेटिक फ्लक्स, बट यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा। तो अब आप कहेंगे सर आपने यहां पे लिख दिया ID इज इक्वल टू IC, ID IC की ये कंडक्शन की, ये I डिस्प्लेसमेंट की ये तो डिफरेंट लग रही है, राइट हैंड साइड तो पूरा है डिफरेंट लग रहा है, फिर कैसे ये बराबर है? आइए बेटा प्रूव करते हैं कि हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट और बेटा कंडक्शन करंट एग्जैक्टली बराबर होती हैं। आइए बेटा प्रूफ दैट डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, हमें ये प्रूव करना है। देखिए बेटा आपने कहा डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी। अब फाई ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, ये हम जानते हैं कि नहीं? आइए बेटा जरा प्लेट्स के बीच में या यहीं पे मैं एक कैपेसिटर की डायग्राम बना दूं, दीज आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यू गॉट माय पॉइंट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे मैं एक जो है बीच में एक एरिया लेता हूं, बराबर प्लेट्स के बराबर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेता हूं। बताइए उस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है? हाँ सर जा रहा है। इस एरिया का एन कैप ड्रा करिए, एन कैप ड्रा करिए यानी यूनिट नॉर्मल वेक्टर। बताइए ई और एन कैप के बीच में एंगल कितना है? 0। कॉस ऑफ 0 कितना हुआ? 1 हुआ। तो बेटा बताइए इस हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एरिया के थ्रू फ्लक्स कितना जा रहा है? इसका एरिया उतना ही जितना प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का एरिया है। तो आप कहेंगे सर यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर फिर होगा एप्सिलॉन नॉट बाहर डी बाई डी टी ऑफ ई ए। अब कॉस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगल बिटवीन एन कैप एंड ई इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ जा रहा है, एन कैप आपने उस इमेजिनरी एरिया को ड्रा किया, द एंगल बिटवीन द टू इज 0 एंड कॉस ऑफ 0 इज 1। ठीक है, यहां पे आ गया बेटा ई ए।
अब E क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज बाय एरिया। तो बेटा यहां पे मैं लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ, और इसके बदले लिख सकता हूं चार्ज बाय एरिया एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे ये आ गया बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया डिवाइड, और एप्सिलॉन नॉट नीचे Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए कैंसिल होगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी कटेगा, ये आ गया डी क्यू बाई डी टी। तो क्या लगता है डी क्यू बाई डी टी क्या होता है सर, ये तो कंडक्शन करंट है, शुरू कहां से किया था, डिस्प्लेसमेंट करंट से, और मिला क्या, कंडक्शन करंट। सो दैट मींस हमने प्रूव किया बेटा दैट कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटा ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बातें बेटा जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये 4 पॉइंट्स वहां पे लिखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या लिखेंगे आप, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पे प्रेजेंट होती है, उन जगहों पे, उस जगह पे, ये जरूरी नहीं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नहीं, आप उसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का करंट वहां पे अराइज होगा, उस जगह अराइज होगा, स्पेस में वहां पे आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, जिस जगह वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स हो प्रेजेंट, वहां पे इस करंट को हम एज्यूम कर सकते हैं। वो कहेगा क्या डिस्प्लेसमेंट करंट सच में कोई करंट है, उसको कहेगा इट इज अ कंपल्शन, हमारे लिए कंपल्शन बन जाती है कि हम उसको लें, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनता है बेटा करंट से, और आप बोलते हैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। अब उस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम समझे, तो हम कहेंगे करंट एज्यूम करते हैं, नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसी की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड फिर बना होगा। तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इट। चलिए बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस इज एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑल टुगेदर, ध्यान से सुनिएगा बेटा। सन से जितनी भी रेडिएशंस आती हैं बेटा, जितनी भी रेडिएशंस आती हैं, उन रेडिएशंस को ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी या ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमने उनका एक टेबल बना दिया है, उस टेबल को हम बोलते हैं बेटा स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के अंदर क्या प्रेजेंट है, रेडिएशंस प्रेजेंट है, और उसी टेबल का नाम है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे आप पीरियोडिक टेबल कहते हैं, व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल, एक ऐसा टेबल जिसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट गोज लाइक दैट। तो what are radiations? The question is what are radiations? सर रेडिएशंस क्या होती हैं, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं? तो बेटा इसको एक्सप्लेन करूं मैं, ध्यान से सुनिए। इस यूनिवर्स में बहुत सारी वेव्स, बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेव्स हम पढ़ते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स, तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बेटा वेव्स की। इसी में एक सेक्शन आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स होती हैं जो दो फील्ड्स की बनी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको आज के बाद आप दिमाग में रखेंगे, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स हैं जो बनी होती हैं, यानी जिनका आप कह सकते हो ना वो किस चीज से बनी है, यू गॉट इट। तो बेटा जिस चीज की ये बनी है, दोज आर टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कोई भी वेव जिसमें जो बनी हो, जिसके कंस्टिट्यूएंट्स हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी वेव को हम रेडिएशन भी कहते हैं, ऐसी वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। सन से जो रेडिएशंस आती हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। आइए हम जानते हैं अभी तक जो नोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो कौन कौन सी है। बेटे ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मैं रख दूंगा ऑर्डर में गामा रेज को मैं रख देता हूं, ठीक है, ऐसे गामा रेडिएशंस को मैं रखता हूं। दूसरे नंबर पे मैं रखता हूं बेटा एक्स रेज को, दूसरे नंबर पे मैं रखता हूं एक्स रेज को। तीसरे नंबर पे रखता हूं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को। नेक्स्ट नंबर पे मैं रखता हूं विजिबल को। विजिबल के बाद रखता हूं बेटा इंफ्रारेड रेडिएशंस को। तो बेटा मैं यहां पे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बना रहा हूं, यू गॉट माय पॉइंट। ओह आई थिंक इसमें चेंज आ सकती है, नहीं, चलिए अलग ही ऐड कर देता हूं स्लाइड। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले गामा रेडिएशंस को मैं रख देता हूं, ठीक है, नंबर फर्स्ट गामा रेडिएशंस। नंबर सेकंड पे लिखो मैं यहां पे
दैट्स एक्स रेज, एक्स रेज के बाद अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट के बाद विजिबल, विजिबल के बाद मैं रख दूं इंफ्रारेड रेडिएशंस, इंफ्रारेड के बाद मैं रख दूं बेटा माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स के बाद रख दूं मैं टीवी और रेडियो वेव्स। तो ये जो रेडिएशंस है बेटा, ये जो मैंने आपके सामने एक टेबल बना दिया, यही है बेटा वो जिनको हम बोलते हैं कि दिस फॉर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी वेव्स जो है बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब ये दो फील्ड्स की बनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए बेटा यहां पे मैं ऐड एक स्लाइड कर दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। एक बात आप जरूर जानिए, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स सपोज दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इसमें है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। अब फील कर सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपस में होते हैं बेटा परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड so these are two fields, let's suppose this is electric field and this is the magnetic field, so this is the, you can say constant, these are the constants of electromagnetic wave। लाइट जिसको आप कहते हैं वो इन्हीं दो फील्ड्स की बनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बनी होती है बेटा। ये दो आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स इज जीरो। ये हमेशा याद रखें, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इज जीरो। एंड नंबर सेकंड, इन दो से बनती है बेटा वेव, इन दो से बनती है वेव। वेव क्या होती है? एनर्जी। वो एनर्जी चलती है बेटा उस एक्सिस पे जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से समझिए, अगर ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, वाई पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, जेड पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो बेटा जो वेव है, एनर्जी है, वो एक्स एक्सिस पे चल रही है। तो इस तरीके से ध्यान से सुनिएगा। अजान हो रही है बेटा, एक सेकंड, जस्ट 1 मिनट। देखिए आप, तो हम ये जान चुके हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो दो फील्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इनसे जो वेव बनी, ये कॉन्स्टेंट्स है, इनसे जो वेव बनी वो चलती है, वो एनर्जी चलती है इन दोनों को परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ऑसिलेट कर रहा है किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है किस एक्सिस पे? सर जेड एक्सिस पे। लेकिन इनसे जो वेव बनी वो चलती है बेटा एक्स एक्सिस पे। दिस इज द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तीनों आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये आप कैसे समझेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे ये देखिए, लेट्स सपोज हम चाय की बात करते हैं, जो चाय हम पीते हैं, ठीक है। देखिए चाय में क्या होता है? पानी होता है, ठीक है, चाय की पत्ती होती है, और लेट्स सपोज खांड होता है, ठीक है, शुगर हमने डाल दिया। अगर हम इंडिविजुअली खांड खाएं पहले, उसके बाद पानी पिए, और अलग से चाय की पत्तियां भी हम जो है च्यू करें, और हमने कहा चाय पी, क्या आपको सच में लगता है कि चाय का वो टेस्ट, या आपने चाय पी सच में? नहीं। लेकिन अगर हम इनमें से एक भी बाहर निकालते हैं तो चाय बनेगी नहीं। जब ये मिलते हैं एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, फिर एक नई चीज बनती है जो ना खांड जैसी होती है, जो ना पानी जैसी होती है। ऑल्दो पानी इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑल्दो खांड इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, चाय की पत्ती इज द कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन जो बन के तैयार होता है इनके मिक्सचर से, वो बेटा अलग ही चीज है जिसको हम बोलते हैं बेटा चाय, वो हम सिप करते हैं। सो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लीजिए चाय की पत्ती है, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बेटा खांड है। तो बेटा इन दो के मिक्सचर से बनी चाय, और चाय देखिए यहां पे जो एनर्जी है वो किस एक्सिस पे प्रोपोगेट करती है? अलग एक एक्सिस पे। तीनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दिस इज व्हाई वी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि जिनकी वजह से ये बनती है वो बेटा वेव के प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर है, जिनसे ये बनी वो इन वेव के प्रोपोगेशन को के साथ क्या एंगल बनाते हैं? सर वो 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं बेटा। वेव का प्रोपोगेशन जो कॉन्स्टेंट्स है उनको परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। दीज आर नोन एज ट्रांसवर्स वेव्स।
Electromagnetic waves are also non-mechanical waves. EM waves are also non-mechanical waves. Non-mechanical waves हैं बेटा. Non-mechanical waves क्या हुआ? इन waves को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है. सन और अर्थ के बीच में वैक्यूम है बेटा, बहुत सारा वैक्यूम है, लेकिन तब भी हम तक रेडिएशन आती है कि नहीं? सर आती है. बीच में तो वैक्यूम है, मतलब इन वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं है. साउंड को मीडियम चाहिए, वो मैकेनिकल वेव है. ईएम वेव्स नॉन मैकेनिकल है, इनको मीडियम की कोई जरूरत नहीं. तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि ट्रांसवर्स वेव्स होती क्या, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, रेडिएशंस क्या होती है. रेडिएशन मतलब लाइट, लाइट मतलब ईएम वेव, ईएम वेव मतलब वो वेव जो बनती है जिसके कंस्टिट्यूएंट्स हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे होते हैं, आपस में बेटा परपेंडिकुलर होते हैं, साथ में वो परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन में लाइट फिर चलती है, जहां लाइट चलती है बेटा वो उसको परपेंडिकुलर होते हैं. सन से हम तक लाइट आ रही है, मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर होंगे वो उस लाइट को परपेंडिकुलर होंगे बेटा. You got my point? Or what is the phase difference between electric field and magnetic field? Most important point आप याद रखेंगे zero. Phase difference zero. They are perpendicular but phase difference is zero. Phase difference is zero. तो बेटा ये थोड़ा सा, is it a transverse wave or is it a longitudinal? It's a transverse wave. Is it mechanical or non-mechanical? It's a non-mechanical. Why non? It does not require medium for its propagation. Light has no requirement of medium. चलिए आपके सामने बन के तैयार है. ये जो मैंने रेडिएशंस है, जितने भी ईएम वेव्स है, उनको लिख दिया, एक टेबल बना दिया. इस टेबल को ही हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. हर एक रेडिएशन की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेव लेंथ है बेटा, फ्रीक्वेंसी है. थोड़ा सा मैं हर एक का आइडिया दूं, ब्रीफ आइडिया दूं. आइए बेटा ध्यान से सुनिए. सर आपने जो टेबल बनाया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मैंने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ वेव लेंथ. सर इज इट इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर? मैंने वेव लेंथ बना दिया लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर. अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब इसकी वेव लेंथ होगी सबसे कम और उसकी वेव लेंथ है सबसे ज्यादा. तो सबसे कम वेवलेंथ कितनी है? गामा की. सर गामा की कितनी वेवलेंथ होती है? लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम. याद रखिए इस पॉइंट को, लेस देन जितनी भी ईएम वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ है लेस देन 0.1 एंगस्ट्रॉम वो सब की सब है गामा. तो जितनी भी रेडिएशंस है जिनकी वेवलेंथ होगी कम, किससे? 0.1 से, वो सारी रेडिएशंस कहलाएंगी गामा. जिन रेडिएशंस की वेवलेंथ होगी बिटवीन 0.1 टू 100 एंगस्ट्रॉम्स वो सारी की सारी रेडिएशंस कहलाती हैं एक्सरेज. वो सारी की सारी रेडिएशंस कहलाएंगे बेटा एक्सरेज. 100 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, सॉरी 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जितनी भी रेडिएशन लाई करेंगी उन सबको ही अल्ट्रा वायलेट कहा जाता है. 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जितनी भी रेडिएशंस हैं उनको विजिबल कहते हैं बेटा. विजिबल, जिसको आप विबगयोर कहते हो, वो इसी में तो आता है, विजिबल में. 7000 एंगस्ट्रॉम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7000 एंगस्ट्रॉम से 1 mm, यहां पे यूनिट चेंज हुआ, 7000 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर के बीच में जितनी रेडिएशंस वो इंफ्रारेड है बेटा. 1 mm से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 mm से 15 सेंटीमीटर के बीच में जितनी भी रेडिएशंस है वो माइक्रोवेव्स कहलाती हैं. और जो भी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है उनको हम टीवी एंड रेडियो वेव्स कहते हैं. इनको कम्युनिकेशन वेव्स भी कहते हैं बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब हर रेडिएशन में मैं 2-2, 3-3 बातें
प्रॉपर्टीज बता दूं, आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी पे, ऑल दो अलग से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा वो प्रॉपर्टीज, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोल दूं। Gamma radiations, regarding gamma radiations, sir, what is the main source of gamma radiations? बेटा radioactive substances, आपने सुना होगा gamma decay, जब alpha decay या beta decay होता है, simultaneously एक चीज होती है gamma decay, gamma radiation, radioactive substance से बाहर आती है, in order to you can say achieve the stability, minimize the energy, minimize the instability, बेटा that radiation is known as gamma radiation. Sir, what is the significance of gamma radiation? Yes, gamma radiations find their importance in number of ways. Gamma therapy एक थेरेपी होती है बेटा जो कुछ ट्यूमर्स को ट्रीट करने में लगती है। गामा स्कैनर्स होते हैं बेटा जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम जो है वहां पे अवेलेबल होता है। ये गामा स्कैनर्स के बारे में आपसे बात करूं, आपको पता होना चाहिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहां पे ड्रग स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो बेटा बैग्स में वो ड्रग्स पेडलर्स क्या करते हैं, ड्रग्स को बहुत सारे रैप्स के अंदर, आयरन फ्रेम के अंदर बहुत तरीकों से छुपाते हैं, तो अंदाजा भी नहीं होता है किसके अंदर ड्रग्स हैं बेटा। इवन जो उनके पास डॉग्स होते हैं वो जो ये है उसको पिक करने के लिए उनसे भी मिस हो जाता है, तो बेटा लेकिन इस चीज से वो स्किप नहीं कर पाते हैं। एक बार गामा स्कैनर के अंदर वो कितने भी लेयर्स के अंदर वो अपने इनको कोकीन हेरोइन ऐसी ड्रग्स को छुपाए, बेटा स्कैनर के अंदर जैसे पास करते हैं गामा स्कैनर्स, बेटा ये एकदम से पिक करते हैं कि अंदर कौन सी सब्सटेंस है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कोकेन है, कौन सी चीज है और कितनी क्वांटिटी में, एग्जैक्टली हमें यह बता देता है। नाम है बेटा गामा स्कैनर्स। गामा स्कैनर्स इसलिए इतने खतरनाक है, वेवलेंथ सबसे कम मतलब उल्टा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब इनका पेनिट्रेशन पावर, क्रॉस करने का पावर, कंक्रीट वॉल के अंदर आयरन सरफेस के थ्रू जो जाने की, पेनिट्रेट करने की ताकत है सबसे ज्यादा आउट ऑफ ऑल द रेडिएशंस वो गामा के पास है, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, दैट्स व्हाई स्कैनर्स में यूज होता है। ये बेटा सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसको उड़ा देते हैं, जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, लाइव सेल्स होती हैं, उसका न्यूक्लियस उड़ा देते हैं, तो जो ट्यूमर सेल्स होती हैं तो उनका न्यूक्लियस ही डीएनए मटेरियल ही साफ कर देता है बेटा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं गामा रेडिएशंस कितनी इंपॉर्टेंट। दो तीन बातें मैंने कही रिगार्डिंग गामा रेडिएशन, तो आप मेंशन करिएगा अपनी नोटबुक में। रिगार्डिंग एक्सरेज, दे वर डिस्कवर्ड बाय रॉयंटगन, और रॉयंटगन ने एक ट्यूब के अंदर इनको डेवलप या आप कह सकते हैं फाइंड किया था, एंड दैट्स नोन एज कोलिज ट्यूब, COOLIDGE, कोलिज ट्यूब उसको बोलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पे उसको अननोन रेडिएशंस मिली। देखिए जब रॉयंटगन ने ये परफॉर्म किया, आई डोंट रिमेंबर द डेट, ठीक है, तो जब रॉयंटगन ने इनको डिस्कवर किया था, What happened was कि उस टाइम जो रेडिएशंस थी, जो जान उसके मतलब उसमें थी, नॉलेज में, ये अल्ट्रावायलेट है या विजिबल जो भी उस टाइम होंगी, जब उसने उनको कंपेयर किया उनके साथ तो इसकी वेवलेंथ किसके साथ मिली नहीं। अब अननोन चीज को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, लेट द सबस्टेंस बी एक्स, जब अननोन होता है। तो ही सेड कि आज मुझे कुछ अननोन रेडिएशंस मिली, तो बेटा उसने कंसिडर किया हम अननोन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाद में हमें समझ में आया कि ये रेडिएशंस ऐसी होती हैं जिनकी वेवलेंथ इस रेंज में, इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट नाम बदलना भूल गए और ये फिर इसी नाम से मशहूर हुई एक्सरेज। एक्सरेज के अपने टाइप्स हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है, यू गॉट इट, कंटिन्यूअस एक्सरेज, तो इसके अपने टाइप्स हैं, उसमें मुझे नहीं जाना है, तो एक्सरेज हुई, ठीक है सर। इनकी एप्लीकेशन बताइए, तो बेटा बर्जुला जो यहाँ पे हमारा है बोन्स एंड जॉइंट हॉस्पिटल, तो वहां पे ज्यादा इसकी एप्लीकेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। सो बोन फ्रैक्चर जो फाइंड आउट करने में यही तो मदद करता है, तो बोन्स में फ्रैक्चर आता है, इवन सम ट्यूमर्स डिटेक्ट करने के लिए वो यूज एक्सरेज, राइट। अच्छा, उसके बाद जाते हैं बेटा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पे। रिगार्डिंग अल्ट्रावायलेट, मेन सोर्स कौन है अल्ट्रावायलेट का? अच्छा बाय द वे, एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के बाद अगर वो इलेक्ट्रॉन्स, अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एकदम से आप एक्सेलरेट करवाइए। एक्सेलरेट करवाने का मतलब या तो रिटार्ड भी होता है या तो वेलोसिटी एकदम से बढ़ाइए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट आप करोगे बेटा, वहां पे क्या होता है, अननोन रेडिएशंस बनती हैं जिनका नाम है बेटा एक्सरेज। कोलिज ट्यूब में असल में यही हुआ था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट कर गए हेवी मेटल को, रिटार्डेशन हो गई, एक्सेलरेशन यानी आप कह सकते हो वहां पे होगी। जैसे एक्सेलरेट होते हैं बेटा, तो बेटा वहां पे अननोन रेडिएशंस बनती है, नोन एज बेटा एक्सरेज। तो बेटा ये बनती है बाय द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक लिखिए, मुझे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है यहाँ पे। अल्ट्रावायलेट रेज, मेन सोर्स सन इज द मेन सोर्स ऑफ यूवी रेज। सर अच्छा,
अगर अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी पे पड़े तब क्या होगा, म्यूटेशंस, इट कॉज कैंसर। बट ना पड़े, अगर अल्ट्रावायलेट बिल्कुल भी ना पड़े तो विटामिन डी सिंथेसिस नहीं होगा हमारी बॉडी में। अब कितना भी खाए, बट फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर मस्ट। दैट्स व्हाई वी से सन बाथ लेना चाहिए, यानी जब धूप निकले आपको बाहर आना चाहिए। वजह यही है कि धूप में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इतनी क्वांटिटी होती है, तो अल्लाह की जात ने देखिए एक अम्ब्रेला फिट किया हुआ है, जिस अम्ब्रेला को हम ओजोन कहते हैं बेटा। अब ओजोन क्या है, अल्ट्रावायलेट उस पे गिरते हैं, बट अल्लाह की जात को पता है बेटा कि ज्यादा रेडिएशन जाएंगे तो म्यूटेशंस होगी, लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह की जात ने सिर्फ उतना ही उनको पेनिट्रेट करने दिया, उतने ही रेडिएशंस को उस अम्ब्रेला से क्रॉस करने दिया जो रेडिएशंस हमारे लिए बेटा नुकसान ना पहुंचाए बल्कि फायदा ही हो बेटा। दैट्स नोन एज ओजोन लेयर, ओजोन O3 जिसको आप कहते हो बेटा। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस विटामिन डी सिंथेसिस में मदद करती हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसको प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा क्वांटिटी ना आए तो ओजोन है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो जाता है, आपको पता है किन गैसेस से। सो दैट्स इट, दिस वाज अल्ट्रावायलेट। मेन सोर्स सन। विजिबल पे आते हैं। Visible part of electromagnetic spectrum is the most beautiful part. Why I use the term it's the most beautiful, क्योंकि आप दुनिया में जितने भी कलर्स देख पाते हो, ये ग्रीन है, ये येलो, ये वायलेट है, ये पिंक है, ये है, ऊपर से आपके फिर वो कॉम्बिनेशंस, ठीक है, मुझे तो नाम भी नहीं पढ़ने आते, तो बेटा वो सब इसी स्पेक्ट्रम की वजह से नाम है बेटा विजिबल, नाम है विजिबल। दूसरी चीज विजिबल पार्ट ही वो है बेटा जो फोटोसिंथेसिस में एक अलग ही अपना पार्ट जो है निभाता है, ये वही है बेटा विजिबल पार्ट जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस है। और फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो क्या होगा लाइफ का, वो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज विजिबल पार्ट। सेंस ऑफ विजन हमारा काम करता है विजिबल के ऊपर। हम जो चीजें देख पाते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि विजिबल लाइट उन पे पड़ती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है। विजिबल पार्ट ही वो पार्ट है बेटा। मेन सोर्स सन। इंफ्रारेड रेडिएशंस को हीट रेडिएशंस भी बोलते हैं। यही है बेटा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी जो हमारा अर्थ है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है बेटा, वो इन्हीं रेडिएशंस की वजह से। सन से जब ये रेडिएशंस हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, खासकर मैं उसका नाम दूंगा, वो बेटा एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस को, वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस होती है। यह है बेटा इंफ्रारेड रेडिएशंस की खास बात कि अर्थ का एक वार्म एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलता है। और अगर ना हो इंफ्रारेड तो बेटा फ्रीजिंग में चले जाएंगे, आइस एज में चले जाएंगे अगर ये इंफ्रारेड आना बंद हो जाए तो। माइक्रोवेव्स, इसका भी सोर्स क्या बेटा इंफ्रारेड का, दैट इज सन। माइक्रोवेव्स आप जानते हैं हमारे घरों में होता है माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में बेटा माइक्रोवेव्स का यूज होता है। माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर के साथ मैच करती है। जब आप एक से फॉर एग्जांपल चिकन या फूड आर्टिकल को माइक्रोवेव में रखते हो, उसके अंदर बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स के साथ मैच कर जाती है, यहां पे रेजोनेंस हो जाती है बेटा। एक बार रेजोनेंस हुई तो उनकी एनर्जी बढ़ती है, दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग वाइब्रेटिंग एट हाई पिच। जब वो ऐसा करते हैं तो हीट अंदर डेवलप होती है, उनके वाइब्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से, क्योंकि वो रेजोनेंस में आ गए विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स, हीट डेवलप होती है, उसी हीट से हमारा फूड आर्टिकल तैयार होता है। सो they find their application in microwave oven। अलग 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है, बताइए माइक्रोवेव काम कैसे करता है, माइक्रोवेव ओवन काम कैसे करता है। सो यू मस्ट राइट देयर द माइक्रोवेव्स आर प्रेजेंट देयर इन माइक्रोवेव ओवन। अब कौन सी चीज वहां पे बनाती है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं क्लिस्ट्रॉन कैविटी, बेटा उसमें ये माइक्रोवेव्स बनाई जाती है। बट आई डोंट थिंक उतना डेप्थ में आपको लिखना चाहिए, बस इतना लिख दीजिए माइक्रोवेव्स वहां पे प्रेजेंट होती है और माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर के बराबर है, जिसकी वजह से रेजोनेंस आती है और हीट डेवलप होती है। लास्ट में बेटा टीवी एंड रेडियो वेव्स, एज वी नो कम्युनिकेशन पर्पस। अभी तो हम डिजिटल के जमाने में हैं, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन आज जो है वो ज्यादा आगे निकल चुका है। बट पहले आपको पता होगा कि वो एंटेनास होते थे, एल्यूमिनियम बार्स होते थे, जिनसे जो है हम सिग्नल पकड़ते हो, टीवी में 2-3 चैनल्स आ जाती थी। यू रिमेंबर, अभी भी कुछ घरों के ऊपर आपको मिल जाएंगे वो एंटेनास।
तो बेटा वहां पे कौन सी वेव्स थी जो अंदर आती थी, जिनसे वो चैनल्स कैच होती थी, वही है बेटा टीवी एंड रेडियो वेव्स। और टीवी और रेडियो वेव्स कौन सी है, जिनकी वेवलेंथ 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इनका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, कम्युनिकेशन। यू गॉट इट। सो दिस वाज द ब्रीफ, यू कैन से इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन केस आप चाहते हैं मैं कुछ और क्वेश्चन आपके साथ, कोई टॉपिक, कुछ भी, जो भी आप चाहते हैं, इन एडिशन टू दीज क्वेश्चंस व्हिच were discussed in ORCC program 2.2, you want some more questions, some more queries, just WhatsApp, और यहाँ पे हमारा जो है पूरा IT डिपार्टमेंट है, आप उनके साथ कांटेक्ट करिए, वो मुझे कन्वे कर देंगे। सो थैंक्स सो मच।